जमीन और जंगल की जंग में सुलग रहा मणिपुर, लेकिन क्या कर रही सरकारें। मणिपुर एक खूबसूरत राज्य है और अपनी मनमोहक घाटियों, झरनों जैसी प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक समृद्ध संस्कृति विरासत भी रखता है। लेकिन पूर्वोत्तर के इस अनोखे राज्य में इन दिनों आग लगी हुई है, जिसे रोकने की सारी शासनिक प्रशासनिक कोशिशें नाकाम हो गई हैं और राज्य से सड़क किनारे पड़ी अधजली लाशों की खबरें आना बंद नहीं हो रही हैं। इसके बावजूद भी ये अनुमान लगाना आसान होगा कि देश की आधी से अधिक आबादी को मणिपुर में जारी कलेश की जानकारी ही नहीं होगी। हालांकि इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कोसने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाना पूर्ति लगभग सभी ने की है। इसलिए आज हम आपको मणिपुर में जारी असंवेदनशीलता की प्रमुख जड़ के बारे में बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को देश के अन्य राज्यों में जरूरी स्वीकृति नहीं मिल पाती है। मणिपुर बर्निंग को समझने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। समझते हैं कि मणिपुर में 6 हफ्तों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हिंसा पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है और हिंसा की प्रमुख वजह क्या है। समस्या की जड़ समझने से पूर्व हमें मणिपुर की भौगोलिक और जातीय संरचना को समझना होगा। दरअसल मणिपुर का 90% हिस्सा घाटी या पहाड़ी इलाकों के अंदर आता है, जबकि 10% हिस्सा ही मैदानी है। खासकर इम्फाल घाटी को इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। वहीं जाति की बात करें तो मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागा जैसी 3 प्रमुख जातियों के समुदाय प्रमुखता से शामिल हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें जरूरी रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वो ये कि मैतेई समुदाय की आबादी 64% के साथ राज्य में सबसे अधिक है, लेकिन इन्हें प्रदेश के 10% हिस्से में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब लड़ाई की एक प्रमुख वजह यही है। दरअसल 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व मणिपुर के राजा ने इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों को प्रशासित करने में मदद करने के उद्देश्य से 2 तरह के कानून बनाने की घोषणा की। घाटी के लोगों के लिए मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम और दूसरा मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वालों के लिए मणिपुर राज्य पहाड़ी प्रशासन विधिनियम। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग ही बस सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं और जो 60 विधानसभा वाले मणिपुर में न केवल अपनी सबसे बड़ी आबादी रखते हैं बल्कि 40 विधानसभा सीटें भी प्रदान करते हैं। जबकि दूसरी ओर नागा और कुकी को क्षेत्रफल के 90% हिस्से में बसने की आजादी तो है, साथ ही मैदानी इलाकों में भी भूमि खरीदने पर उनके ऊपर कोई पाबंद नहीं है। मैतेई और नागा और कुकी के बीच विवाद की यही असल वजह है। इसलिए मैतेई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की है। यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनके पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति आदि की रक्षा करने के लिए आवश्यक होगा। लेकिन नागा और कुकी क्या तर्क देते हैं? दरअसल मैतेई समुदाय डेमोग्राफिक और राजनीतिक लाभ की स्थिति में है और एकेडमिक रूप से भी यह समुदाय अधिक उन्नत है। दूसरा ये कि मैतेई को यदि एसटी का दर्जा मिल गया तो नागा और कुकी के लिए नौकरियों के अवसरों में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा ये भी उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने और जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का भी अवसर देगा। कुकी और नागा ये भी तर्क देते हैं कि जनजातीय क्षेत्र है तो 90%, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा हिस्सा मैतेई बाहुल इम्फाल घाटी को ही जाता है। ताजा मामला और आगे की राह। एसटी का दर्जा की मांग करने वाले संगठन का कहना है कि ये सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान का मसला भी है। संगठन का कहना है कि मैतेई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों से भी खतरा है। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। अब यदि म्यांमार से सियासी घुसपैठ की आशंका है तो उसे रोकने के लिए बॉर्डर एरियाज में अधिक निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक व राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत बनाकर रखने की जरूरत है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय विद्रोह समूह के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर करना भी फायदेमंद साबित होगा।
सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को भी रोकने की जरूरत है ताकि कानून व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाकर रखा जा सके। इसके साथ साथ सरकार को क्षेत्र के लोगों में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई अपनी जमीन और जंगल की है, परंपराओं, संस्कृति और विचारों की है, जिसे साथ मिलकर ही सुलझाया जा सकता है। समझौतों के साथ ही शांति बहाल की जा सकती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ट्रिपल.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।